दोस्त हमें प्रॉब्लम नॉर्मलाइजेशन से नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम है कि नॉर्मलाइजेशन के इस फॉर्मूले को, नॉर्मलाइजेशन के इस कॉन्सेप्ट को जिस डेटा पर यूज किया जा रहा है, हमें दिक्कत उस प्रोसेस से है। तो इस वीडियो में हम कुछ इसी टॉपिक्स पर बात कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे मीना, आप मुझे देख रहे हैं राज की बातें यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल की डेट में राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने पटवारी एग्जाम के लिए एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को जो एग्जाम पटवारी का हुआ है, उसका जो रिजल्ट है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के सहित इसको जारी किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन करके ही इस रिजल्ट को निकाला जाएगा। तो हमने ये देखना है क्या इस नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करने पर चारों शिफ्ट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, सबके लिए बेनिफिट होगा या कहीं पर नुकसान हो सकता है, या फिर ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करने से हमें कुछ प्रॉब्लम महसूस हो सकती है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि जो मैं विचार रखता हूं, जो मैं सोच रहा हूं, क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं या नहीं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। नॉर्मलाइजेशन दोस्तों एक फॉर्मूला है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज करते हैं वेरियस शिफ्ट में जो भी एग्जाम होते हैं उनको इक्वल एक जगह पर लाने के लिए इस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का, इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। लेकिन हाँ, ये फॉर्मूला उस जगह पर काम नहीं करता है जहां पर एवरेज स्कोर जो है अलग अलग शिफ्ट्स का, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, तो वहां पर ये काम अच्छी तरीके से नहीं करता है। अगर वेरियस शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है, अगर उसके एवरेज स्कोर में डिफरेंस 10% तक है, कहने का मतलब एक शिफ्ट का एवरेज स्कोर 200 है और एक शिफ्ट का एवरेज स्कोर 170 टू 180 है, तो यहां पर ये कहीं ना कहीं अच्छा, ये 10% के आसपास, 10 से 15% जो यहां पर वो आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो यहां पर कहीं ना कहीं ये जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो अच्छी तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर ये डिफरेंस 15% से ऊपर, 20% से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, तो ये नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से काम नहीं करता है और एबनॉर्मल रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है, जो कि थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं होता है एक कैंडिडेट्स के नजरिए से। कैंडिडेट के नजरिए से उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। तो अब हम देख लेते हैं कि पटवार के एग्जाम में क्या हो सकता है। और 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, हमें दिक्कत नॉर्मलाइजेशन से नहीं है, हमें दिक्कत इससे भी नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नॉर्मलाइजेशन एक प्रूवन सिस्टम है और एक अच्छा सिस्टम है। हर एग्जाम में इसको अप्लाई किया जाता है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पटवार में भी किया ही जा रहा है, सारे स्टेट एग्जाम में इसको यूज किया जाता रहा है काफी टाइम से। लेकिन दिक्कत हमें किसमें है, उस चीज को आप एक बार देखिए। आप सभी को पता होगा कि ए और बी 23 तारीख की शिफ्ट थी और सी और डी 24 अक्टूबर की शिफ्ट थी। ठीक है, आप सबको यह भी पता है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स थे उन सबको ए और बी में रखा गया था। उन सबका एग्जाम 23 अक्टूबर की शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में रखा गया था फीमेल कैंडिडेट्स का एग्जाम, क्योंकि 24 तारीख को करवा चौथ होने की वजह से बोर्ड ने जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स थे उनका एग्जाम 23 तारीख की ए और बी शिफ्ट में रखा गया था। इसके अलावा इसमें कुछ मेल कैंडिडेट्स भी थे, कुछ मेल कैंडिडेट्स थे। मेल कैंडिडेट्स का रेशियो ए और बी शिफ्ट में बहुत कम है। इस दोनों शिफ्टों में ज्यादातर फीमेल कैंडिडेट्स की ही अटेंडेंस ज्यादा थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या दिक्कत है। देखिए, विद रेस्पेक्ट मैं ये एक बात बोलना चाहता हूं कि देखिए, फीमेल कैंडिडेट्स आरपीएससी टॉप करती हैं, यूपीएससी टॉप करती हैं, हम इस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं और हम प्राउड भी करते हैं इस चीज पर। लेकिन इस बात को भी मानना बिल्कुल पड़ेगा। हो सकता है ये बात मानना थोड़ा सा टफ हो, लेकिन ये ट्रुथ है कि फीमेल कैंडिडेट्स का जो एवरेज स्कोर रहता है, फीमेल कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर थोड़ा सा कम रहता है कंपेरेटिवली बॉयज के एवरेज स्कोर में। बॉयज का एवरेज स्कोर जो रहता है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है और फीमेल कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर थोड़ा सा कम रहता है। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि जो 23 तारीख की शिफ्ट थी, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो ज्यादा थी वो फीमेल कैंडिडेट थी। लगभग हम कह सकते हैं 60 से 70% दोनों शिफ्ट में फीमेल कैंडिडेट्स थी।
तो यहां पर ना चाहते हुए भी इस दोनों शिफ्टों का, जो 23 तारीख को 2 शिफ्ट हुई हैं, इन दोनों शिफ्ट का एवरेज स्कोर कम रहेगा, एवरेज स्कोर कम रहेगा यहां पर, ठीक है। और सी और डी जो 24 तारीख की दोनों शिफ्ट थी, यहां पर फीमेल कैंडिडेट्स भी थे कुछ और ज्यादातर यहां पर मेल कैंडिडेट्स थे, तो यहां पर एवरेज स्कोर ज्यादा आएगा। यहां पर ऑलरेडी ज्यादा चल रहा है, चौथी शिफ्ट की वजह से, डी शिफ्ट की वजह से यहां पर थोड़ा सा एवरेज स्कोर ज्यादा रहेगा। बाकी कंपैरेटिवली ए और बी का जो एवरेज स्कोर है वो कम रहेगा सी और डी की बजाय। पेपर की वजह से नहीं, ऐसा नहीं है कि ये दोनों पेपर टफ थे, ऐसा नहीं है कि ये दोनों पेपर इजी थे। पेपर का लेवल तो हमने देख लिया है, ऑलमोस्ट सेम था। अगर मेरी माने तो मुझे जो लगता है, जिसमें सबसे ज्यादा टफ पेपर जो लगता है थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर, वो सी शिफ्ट का है। 24 तारीख को जो पहली शिफ्ट थी, यानी कि सी शिफ्ट जो थी, वो मुझे स्लाइटली टफ लग रहा है। लेकिन हम बात किस चीज पर करना चाह रहे हैं, हमें दिक्कत इससे भी नहीं है कि इस शिफ्ट को अब फायदा होगा। समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो लास्ट तक जाइए, देखना, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पर आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप फील कर पा रहे हो तो। हमें दिक्कत यह भी नहीं है कि यहां पर एवरेज स्कोर कम है तो फीमेल कैंडिडेट्स को यहां पर मार्क्स नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए अगर एवरेज स्कोर कम है तो। लेकिन दिक्कत हमें इससे है कि इसमें जो मेल कैंडिडेट्स बैठे थे, उनमें भी, इन मेल कैंडिडेट्स में से कुछ मेल कैंडिडेट्स तो ऐसे होंगे ना जिन्होंने 210, 220 या इससे भी ऊपर स्कोर किया होगा। इस शिफ्ट में एवरेज स्कोर कम रहेगा, क्योंकि एवरेज स्कोर सारे कैंडिडेट्स को मिलाकर के निकाला जाता है, ठीक है, इसलिए ये एवरेज स्कोर कम रहेगा। लेकिन इन दोनों शिफ्ट में ऐसे मेल कैंडिडेट्स होंगे जो 210 और 220 से ऊपर स्कोर कर रहे होंगे। अब इससे होगा ये कि इनका एवरेज स्कोर कम है, इसलिए इनको मार्क्स मिलना तय है, इनका मार्क्स इंक्रीज होना तय है। तो वो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को मार्क्स नहीं मिलता है, इस शिफ्ट में बैठे गए सारे कैंडिडेट्स का मार्क्स इंक्रीज होता है। कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो मेल कैंडिडेट्स बैठे थे उनका भी मार्क्स इंक्रीज होना तय है। कहने का मतलब जिनके 210 या 220 मार्क्स भी आए हुए हैं उनका भी मार्क्स इंक्रीज होगा। और ये मार्क्स इंक्रीज हो करके अगर 10 से 12 नंबर भी अगर इनको मिलता है, 5 से 6 सवाल का भी अगर डिफरेंस हम मान करके चलते हैं, 10 से 12 नंबर भी अगर यहां पर मिलता है, तो ये इजीली 225 से 235 तक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये स्कोर पहुंच जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर आराम से 225 से 235 तक हो जाएगा इन मेल कैंडिडेट्स का। दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट से हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इनसे, लेकिन इन मेल कैंडिडेट्स का जो स्कोर है वो 225 से 235 तक जाएगा। और जो सी और डी शिफ्ट में कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ भी नहीं मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। हो सकता है सी शिफ्ट को कुछ मार्क्स इंक्रीज हो जाए, लेकिन डी शिफ्ट वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा इंक्रीज होने के नाम पर। डी शिफ्ट में कुछ नहीं मिलेगा, सी शिफ्ट में मिलेगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा क्योंकि इसका नॉर्मलाइज जो एवरेज स्कोर है वो इससे ज्यादा रहेगा, इन दोनों शिफ्टों से ज्यादा रहेगा सी शिफ्ट का एवरेज स्कोर। इसलिए मार्क्स ज्यादा ए और बी शिफ्ट को मिलेंगे, जिससे क्या होगा कि इन मेल कैंडिडेट्स का स्कोर 225 235 तक जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब उससे होगा ये कि जो भी टॉप 5000 कैंडिडेट्स उनको लेने हैं, जो भी टॉप 5378 कैंडिडेट्स लेने हैं, वो सारे कैंडिडेट्स, यानी कि जितनी भी मेल, इसमें मेल कैंडिडेट्स की सीट्स हैं जितनी भी हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितनी है, बट वो जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं वो सारे ए और बी में से मिल जाएंगे बोर्ड को। ये मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं कि सारे मेल कैंडिडेट्स का जो टॉपर्स रहेंगे वो ए और बी में से हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन की वजह से, स्कोर बढ़ने की वजह से। और वो सारे मेल कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन होना है वो ए और बी में से मिल जाएंगे, सी और डी शिफ्ट में से कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि इन कैंडिडेट्स का इन दोनों शिफ्ट से सिलेक्शंस बॉयज में, मेल कैंडिडेट्स में बहुत कम होंगे। तो
एक ये प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है। अब बोर्ड तो वैसे भी बहुत सेफ जोन में खेल रहा है, बिल्कुल सेफ बैटिंग कर रहा है बोर्ड। तो बोर्ड ने पहले ही बोल दिया है कि अगर राजस्थान पटवार के एग्जाम में अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसकी प्रोसेस को, उसकी प्रक्रिया को पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा। तो बोर्ड ने तो अपनी तरफ से पहले ही एक सेफ जोन ले लिया है। अब देखते हैं क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, किस तरीके से। लेकिन आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, ये प्रॉब्लम आपको भी महसूस हो रही है क्या? देखिए, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर फीमेल कैंडिडेट्स का सब फीमेल कैंडिडेट्स ए और बी में ना होते, अगर उनमें से सेम रेशियो में फीमेल कैंडिडेट्स अगर सी और डी शिफ्ट में भी होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पर ना चाहते हुए भी एवरेज स्कोर कम जाएगा और यहां पर पेपर का लेवल सेम होते हुए भी इस शिफ्ट को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा और ये थोड़ा सा नुकसान यहां पर झेलने को मिल सकता है। और सारे जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो ए और बी से मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।